तो चलिए बच्चों, आज कोशिश करते हैं हमारा जो चैप्टर है वो खत्म। इसमें हमारे पास में 3 हेडिंग जो है कवर करनी। सबको करनी है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो बच्चों हेडिंग बना दीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, अब क्लियर हो गया होगा, ऑडियो वीडियो दोनों ही। ऑडियो और वीडियो आपका क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। हेडिंग बना दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी एटम की वो पावर जिसकी वजह से वो किसी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था। एक होता है आपका बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड बनाता है। और जो पेयर बॉन्ड नहीं बनाता उस पेयर को हम लोग कह देते हैं लोन पेयर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? पावर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दो एटम्स, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हमने माना, और उन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब इन दोनों एटम में से कोई एक ऐसा होगा जो कि इस पूरे बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ, खुद की तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरा ऐसा होगा जो कि इस बॉन्ड पेयर को खुद से दूर शिफ्ट करना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। लिखिएगा, द पावर द पावर ऑफ एन एटम द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट bonded pair of electron to attract bonded pair of electrons bonded pair of electrons is called electronegativity is called electronegativity. And the tendency of an atom to shift away bonded pair of electrons from itself is called electropositivity. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बच्चों नॉन मेटालिक करेक्टर से डायरेक्टली जोड़ा गया है। नॉन मेटालिक करेक्टर मतलब नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हो। भाई इलेक्ट्रॉन को जो गेन कर रहा है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही तो कर रहा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा।
इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिजेम्बलेंस देते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर के साथ, मतलब कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो सिमिलरिटी शो करते हैं, एक ही तरीके से उनकी वेरिएशन जो है वो देखी जाती है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है बच्चों वो मेटालिक करेक्टर के साथ रिजेम्बलेंस दिखाता है, मतलब जितना ज्यादा आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा मतलब वो उतना ही ज्यादा मेटालिक भी होगा। मेटालिक का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी होगी। जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेज सकता है वो ही तो लूज कर सकता है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग En electronegativity and Ep electropositivity, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे आप जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज को हम लोग कहते हैं बच्चों। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है उसमें दो चीजें हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज नहीं है, बचा कौन अपना प्रोटॉन, प्रोटॉन जिस पे चार्ज है पॉजिटिव। तो एक बार अगर मान लिया जाए कि न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, on increasing the effective nuclear charge, comma attraction force between, attraction force between nucleus, attraction force between nucleus and electron increases, and electron increases, therefore electronegativity also increases, electronegativity also increases। तो जो बोर्ड पर पहला पॉइंट लिखा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक करेक्टर, इसको लिख दीजिए। और ईपी के लिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए आप लोग जो अभी आपने लिखा उसका रिवर्स लिखिएगा, मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग द जेड इफेक्टिव, सेम द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। फटाफट से लिख लो, बस आगे आपको लिखना है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, जल्दी से लिखो। फिर आप लिख देना ईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव।
तो इस बेसिस पर मुझे जरा कमेंट करके बताओ, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? सेकंड फैक्टर नहीं है, फर्स्ट फैक्टर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कमेंट करके बताओ, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो EN और EP पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल सही। EN इंक्रीजेज एंड EP डिक्रीजेज। तो फटाफट से ये वेरिएशन लिख दो इसी फैक्टर के साथ। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो on moving left to right in a period, electronegativity increases and electropositivity decreases. Electronegativity increases and electropositivity decreases. Therefore, non-metallic character increases. Non-metallic character increases and metallic character decreases. Non-metallic character increases and metallic character decreases. तो ये पहला फैक्टर हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये घट जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स घटने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। और अगर साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो घटेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। लिखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज, on increasing the atomic size, comma, attraction force between nucleus and electron, attraction force between nucleus and electron decreases, therefore electronegativity decreases and electropositivity increases. Electronegativity decreases and electropositivity increases. तो ये लिख दो, EN is inversely proportional to size and EP is directly proportional to size और directly proportional to metallic character. तो डाउन द ग्रुप क्या होगा EN और EP के साथ, जल्दी से बताओ।
ठीक है। EN तो डिक्रीज करेगी और EP इंक्रीज करेगी, फटाफट से लिख दो। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, electronegativity decreases and electropositivity increases. Down the group, electronegativity decreases and electropositivity increases. कमेंट करके बताओ, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ जी, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को करेंगे, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, और उस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, ये अपना जो जनरल ट्रेंड्स, प्रॉपर्टीज या जो करेक्टर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर चल रहे थे, ये हमने वो सारे के सारे कर लिए हैं। अभी हम लोग दो हेडिंग जो हैं, छोटी छोटी हेडिंग जो बच रही हैं, उन्हें करने जा रहे हैं और अपने चैप्टर को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग जो आपको करनी है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई कितना इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या रहता है, इम्पेशेंट रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करती है। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, तीन एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनना, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए और बी जो हैं वो एक ही ग्रुप में है, जिसमें ए ऊपर है और बी नीचे। बी और सी जो हैं वो एक ही पीरियड में है, जिसमें बी तो लेफ्ट में है और सी राइट में है। फिर से बोल रहा हूं, तीन एलिमेंट है ए, बी एंड सी। ए और बी एक ही ग्रुप में है, जिसमें ए ऊपर है और बी नीचे है। बी और सी एक ही पीरियड में है, जिसमें बी लेफ्ट में है और सी राइट में है। मतलब अगर तुम यहां इमेजिन कर पा रहे हो तो एलिमेंट ए और सी जो है वो डायगनली रखे हुए हैं, वो एक दूसरे के डायगनली रखे हुए हैं। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ए और बी में बड़ा कौन होगा, तो तुम कहोगे बी। मैं कहूंगा बी और सी में बड़ा कौन होगा, तुम कहोगे फिर से बी। पर अगर मैं तुमसे कंपैरिजन पूछ रहा हूं ए और सी में, एलिमेंट ए और सी में अगर मैं कंपैरिजन आपसे पूछता हूं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जरा जवाब दे के बताओ, कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा ए और सी में? विशाल का आया है सी, विकास का जवाब ए, सुमित का जवाब ए, और किसी का कुछ कहना है?
ठीक। दीक्षिता का कहना है इक्वल। दीक्षिता का जवाब सही है। भाई तुम ए से बी पर आए, साइज बढ़ गया, पर जैसे ही बी पे से सी पे गए साइज फिर से घट गया, छोटा हो गया। तो इसका मतलब लगभग पहले वाली बात ही हो गई ना, जितना तुम आगे गए उतना ही तुम पीछे आ गए। तो बच्चों ऐसा देखा जाता है पीरियड नंबर सेकंड और पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट्स के बीच में। सेकंड और थर्ड एलिमेंट या पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं जो डायगनली रखे हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो लिथियम के डायरेक्ट डायगनली रखा होगा मैग्नीशियम, बेरिलियम के डायगनली रखा होगा एल्यूमिनियम। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, जिसकी वजह से ये सभी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। और इसी टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में ही देखने को मिलता है। तो लिखिएगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग top to bottom in a group, atomic size increases, atomic size increases while on moving left to right in a period, while on moving left to right in a period, left to right in a period, atomic size decreases. Full stop. Therefore, in in the case of in the case of elements of second and third period, elements of second and third period, second and third period, which are placed diagonally, which are placed diagonally, possess, possess, possess approximately same size, possess approximately same size and some similar properties, and some similar properties. Full stop. This type of relationship, this type of relationship is called diagonal relationship, is called diagonal relationship. एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग डाल दो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ।
चैप्टर की लास्ट हेडिंग है एनोमलस बिहेवियर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एनोमलस बिहेवियर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि स्कूल्स वगैरह में प्रेयर होती है तो क्यू लाइन वगैरह में लगती है, उस लाइन में जो सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मुझे आप लोग बताएंगे कि किस पीरियड के एलिमेंट्स को जनरली, किस पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता होगा? किस पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता होगा? सुमित का कहना है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। मैं तो पीरियड पूछ रहा हूं। वीरेंद्र का कहना है थर्ड पीरियड, अंशुल का कहना है फर्स्ट पीरियड। देखो फर्स्ट पीरियड जो जो कह रहा है, मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोर डालो। फर्स्ट पीरियड सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स में ही आते हैं, बाकी और किसी ग्रुप में आपका फर्स्ट पीरियड आता ही नहीं। जिनका कहना है फोर, सुमित, उनका तो सही हो सकता है, और सेकंड और थर्ड जिनका कहना है उनका भी सही हो सकता है। इसका मैं लॉजिक समझ सकता हूं, पर फर्स्ट जिनका कहना है उनका बिल्कुल गलत है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लिखिएगा, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड of modern periodic table, of modern periodic table are called representative elements, are called representative elements। देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब कि ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जैसी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी हम लोग मान सकते हैं वैसी ही प्रॉपर्टीज बाकी के ग्रुप मेंबर्स की भी होंगी, पर इसके बावजूद इन एलिमेंट्स में कुछ अलग होता है बाकी के ग्रुप मेंबर्स से। और वो अलग क्या है वो आप ही मुझे कमेंट करके अभी बताएंगे। अगर मैं पूछूं एक ग्रुप में इन एलिमेंट्स का साइज मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक ग्रुप में सबसे बड़े होंगे, मैक्सिमम साइज के होंगे, या स्मॉलेस्ट होंगे, मिनिमम साइज के होंगे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं क्वेश्चन तुम ध्यान से नहीं सुन रहे, मैं पूछ रहा हूं एक ग्रुप में, भाई ग्रुप में ये सबसे ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो सबसे छोटे होंगे ना ये। दूसरा,
हाँ विकास बेटा, मुझे पता है तेरा कमेंट आने ही वाला था, क्योंकि बाकी सबने कमेंट कर दिया। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उस ग्रुप में मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उस ग्रुप में मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? विकास बेटा जल्दी से कमेंट कर दे, देख बाकियों ने कमेंट कर दिया, जल्दी से जल्दी कर दे। हाँ जी, तो मैक्सिमम होगी। और अगर मैं पूछूं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ग्रुप में मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? मैक्सिमम होगी। और एक और चीज जिसका शायद तुम लोग जवाब ना दे पाओ, वो है कि इनके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी सबशेल होता ही नहीं। जैसा कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था, जो पहला डी सबशेल होता है वो होता है 3D। 3D का मतलब तीसरे शेल में, 3 का मतलब है थर्ड शेल में, जबकि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, मतलब इनमें 2 ही शेल हैं, तो इनके अंदर डी सबशेल पाया नहीं जाता। तो आप लोग लिखिएगा, पहले तो ये लिख दो एलिमेंट्स। अच्छा, तो आपने लिख दिया कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, representative elements have minimum size, minimum size, comma, maximum ionization enthalpy, maximum ionization enthalpy, comma, maximum electronegativity, and unavailability of D subshell in comparison to the other elements of the same group, full stop. Therefore they show some dissimilarities, from other members of the same group, full stop. This kind of behavior of representative elements is called
anomalous behavior is called anomalous behavior. तो इस लाइन के साथ में बच्चों आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो यहीं पर ओवर होता है। चैप्टर 3 आपका बच्चों यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री या मैं कहूं फर्स्ट बुक के हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड बुक जो है उसे बच्चों स्टार्ट करेंगे, और उसका जो सबसे पहला चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये जो चैप्टर है ये 11th और 12th केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। पर इस चैप्टर के साथ में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस चैप्टर की सिर्फ क्लासेस ही नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि तुमने एक क्लास मिस की। मैं कहूंगा अगर इस चैप्टर की तुमने 5 मिनट भी मिस कर दी, वेस्ट कर दी, तो तुम्हें आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे। और ये चैप्टर हर तरीके के कंपटीशन एग्जाम्स में या स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हो, 11th हो या 12th क्लास के हो, वहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, बहुत ज्यादा काम आता है। इजी, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चैप्टर है आपका चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर की कोई मिनट भी आप लोग मिस ना करें। क्लास में आप एंटर हो तो 5 मिनट पहले ही भले आप एंटर हो जाइए, कोई बात नहीं। 5 मिनट पहले बायोलॉजी की क्लास चलती रहेगी, पढ़ लेना, चाहे मैथ्स हो बायोलॉजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर क्लास को मिस मत करना। तो बच्चों नया चैप्टर हम लोग नई क्लास से स्टार्ट करेंगे, तब तक क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा इस चैप्टर।